नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स का। यदि आप में से कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उनको मैं ये बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स होता है ये एक वीक, पिछला जो एक वीक निकला है उसका करंट अफेयर्स होता है। नेक्स्ट वीक का करंट अफेयर्स यानी अभी 7 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपको अगले वीक मिलेगा। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि इस करंट अफेयर से केवल आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं होगा, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन जो आपका होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जिनके क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं और उलझे हुए आते हैं, जिनमें हमको अप्रोच की जरूरत होती है, हमें समझ नहीं आता कि क्यों पूछा गया और इसका आंसर कैसे होगा, क्या हम इतनी सारी चीजें याद रख पाएंगे, इन सब प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास के साथ मिलते हैं और आप करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ना सीखते हैं। तो देर किए बिना शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के टॉपिक। चलिए, धन्यवाद। पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपने पढ़ा भी होगा और ये अभी काफी जो है वो न्यूज में भी है। नासा इसरो सार मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। सार मतलब सिंथेटिक एपर्चर जो रडार है, ये बहुत ही एक एडवांस रडार है और ये किसी भी मौसम में जो है सटीक जानकारी हमको उपलब्ध कराएगा। और ये आप मान के चलिए, जैसा अमेरिका और हमारे बीच अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस दौरान ये मिशन तो ऐसे भी न्यूज में है और इससे प्रश्न जो है वो आप माने कि बनेगा ही बनेगा। तो पहला है कि इस मिशन के लिए GSLV F-16 रॉकेट का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। इसी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। निसार सैटेलाइट हैज बीन प्लेस्ड इन द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। देखो, जनरली इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ये दूसरे वाले में बहुत कंफ्यूजन होगा। हमारे पास दो तरह की ऑर्बिट होती हैं, एक होती है आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और एक होती है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट में पोल टू पोल यानी सैटेलाइट इस तरह से मूव करेगा, पोल टू पोल। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को हम 35,786 किलोमीटर या मोटा मोटा माने तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजते हैं। तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को कि जीएसएलवी के चक्कर में वो जियो सिंक्रोनस, जैसे ये हम आप मान के चले कि हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में अगर हम टेक्निकली अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें कि भाई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कैसे होगी, तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट ऐसे मूव करेगा, ऐसे। ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जैसे पृथ्वी घूम रही वैसे के वैसे ही वो घूमेगा। यानी अर्थ का जो रोटेशन है उसी रोटेशन से वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, यानी वो स्टैटिक। जियो सिंक्रोनस मतलब एक जगह भू स्थित कक्षा भी कहते हैं उसको, देखेगा। लेकिन ये वाला जो सैटेलाइट है जो अभी हमने जो लॉन्च किया है, ये सैटेलाइट इस तरह से नहीं जाएगा, ये एग्जैक्टली पोल टू पोल चलेगा। मतलब इसकी जो अगर कहा जाए ऐसा है, इस तरह से। तो इसके कारण आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई आपने पढ़ लिया कि GSLV से लॉन्च किया गया, ठीक है, जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और घूम रहा है वो पोलर उसके ऊपर। तो फिर कंफ्यूज में आंसर गलत हो जाता है। तो ये जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है, क्योंकि पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है। निसार एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर, ठीक है, एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर नासा द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा, ये गलत है। इसकी खासियत है कि हम क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है, इसरो नासा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है, ठीक है, इस सैटेलाइट के अंदर दो अलग अलग बैंड यूज किए गए हैं फ्रीक्वेंसी के, एक एल बैंड है, एक एस बैंड है। एक बैंड जो है वो नासा का डेवलप किया हुआ, एक इंडिया का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें। तो सी ही इसका आंसर जो है वो गलत है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, क्यों गलत है उसका आंसर तक मैं अभी आपको जो है वो लेके जा रहा हूँ। चौथा, इस मिशन की अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, तो आंसर सी गलत हो गया। अब हम इसके आंसर तक जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहां पर अगर हम इसकी ओरिजिनल फाइल खोलें तो आपको दिख रहा है GSLV F-16 निसार नासा इसरो सार मिशन। सार मतलब इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जिसकी सहायता से ये किसी भी मौसम के अंदर हमको सटीक इमेजेस जो है वो अवेलेबल जो है वो कराएगा। इससे बेनिफिट ये होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, माइनिंग को बेनिफिट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को बेनिफिट होगा, यानी हर एक फील्ड में हमारे पास और बेहतर सूचनाएं जो है वो उपलब्ध होंगी आने वाले समय में, जो अभी हो रही है उससे और ज्यादा सटीक जानकारी आएगी। अब इसको अगर हम टेक्निकली थोड़ा पढ़ें तो जैसे दिख रहा है कि ये इसरो का 102nd जो है वो लॉन्च मिशन था, श्रीहरिकोटा से इसको किया गया। ये ऑलमोस्ट कॉमन है। ये GSLV की 18वीं जो है वो लॉन्चिंग थी, ये भी कॉमन है। क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया, ये भी कॉमन है। ये मतलब इसमें प्रश्न के आने की संभावना है नहीं।
हाँ, अब आएगा क्या इसके अंदर, तो एक तो पे लोड मास, क्योंकि काफी ज्यादा है ना, 2393 किलोग्राम है, इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। ये एक अपने को पता होना चाहिए, 2393 किलोग्राम इसका पेलोड मास था। एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना ना, ये तो हमारे और आपके लिए कुछ नहीं है काम के। एक तो ये है कि पोल टू पोल जो आपको दिख रहा है, पोलर सेटेलाइट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इसको लॉन्च किया गया तो दोनों की कंट्रीब्यूशन इसमें बराबर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डुअल फ्रिक्वेंसी एल एंड एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, एल बैंड नासा, एस बैंड इसरो। ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, कि इसमें दो अलग अलग बैंड यूज किए गए हैं। एल बैंड को डेवलप किया है नासा के द्वारा, यानी एल बैंड से जो सूचनाएं जाएंगी वो नासा के पास जाएंगी। ठीक है, एस बैंड जो है वो अगर कहा जाए इसरो का है। ये दो अलग अलग बैंड है, और ये जो है वो 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। इसका ऑर्बिट एल्टीट्यूड जो है, या जो कक्षीय ऊंचाई है, वो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी कक्षा। आप ध्यान रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा नेक्स्ट ईयर किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण मिशन है। क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत दिशा बदल देगा चीजों की। आज जिस तरह से खेती, किसानी, माइनिंग आदि जो अगर कहा जाए, वन क्षेत्र, उन सब में मतलब बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छा डेटा हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक ये भी याद रखिएगा। तो आप अगर इसको एक लाइन में अगर रीड करें तो क्या बोलेंगे कि ये जो है एक सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जिसमें नासा के द्वारा, ठीक है, एल बैंड, इसरो के द्वारा एस बैंड जो है वो लगाया गया है। 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, यानी कि सूर्य तुल्यकारी कक्षा जो ऐसी होगी ना, सूर्य तुल्यकारी कक्षा ऐसी होगी हमेशा। अभी सूर्य तुल्यकारी होती क्या है, इसको ऐसे समझो। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ध्यान से सुना है ना, ऐसे घूम रही है। अब अगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए मेरे इस मुट्ठी को आप सूर्य मान लो, है ना, अब अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो कभी आप सूर्य के सामने हो, कभी पीछे हो। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको सूर्य जो है अगर कहा जाए हमेशा दिखाई दे, संभव नहीं। लेकिन जो पोलर ऑर्बिट होती है सन सिंक्रोनस, उसमें ये सूर्य, अब आप ऐसे घूम रहे हो, देखो ये सूर्य, आप ऐसे घूम रहे हो। तो हमेशा, यानी इसको ऐसे समझ लो, जिनको वैसे जिनने पढ़ा है उनको तो पता ही होगा। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम के रूप में आपको समझाऊं, एक सेकंड ना। यहां से हम चले गए ये, अगर थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया कि ये सूर्य है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए सूर्य मान लो। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है ना। और थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया कि ये वो सेटेलाइट है जो इस तरह से, जो अगर कहा जाए, रोटेट हो रहा है। तो आपको इस बात को समझने में देर नहीं लगी होगी कि ये जो सैटेलाइट है वो पूरे टाइम अगर कहा जाए सूर्य के संपर्क में रहेगा। यहां से भी रहेगा, यहां से भी रहेगा, यहां से भी रहेगा, यहां से भी रहेगा, कभी भी वो कैसा भी घूम रहा हो वो सूर्य। इसीलिए इसका नाम पड़ गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। यानी ये इसका हिस्सा नहीं है मतलब समझाने का, पर हो सकता है कि आपको पता हो तो वेल गुड है, अच्छा है। तो इस तरह से ये है, 5 साल का इसका जो है वो मिशन का लाइफ है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अच्छा बनेगा। तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, जीएसएलवी की 18वीं फ्लाइट थी। कुल इसका पेलोड मास भी आपको जो है वो याद रखना चाहिए, 2393 किलोमीटर। ऐसा ही कोई क्वेश्चन बनेगा, ये अच्छा हेल्दी क्वेश्चन है, कंप्लीट पूरा हेल्दी क्वेश्चन हो गया पहला। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पेपर हवा, मैं कुछ महीने पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। पेपर हवा अवशेष किस वर्ष खोजे गए। अब ये प्रश्न कैसे होते हैं ये समझिए। देखो, महात्मा बुद्ध के, जो अगर कहा जाए, अस्थियों से संबंधित बहुत सारा जो है वो डाटा हमारे पास, या हम ऐसे समझें कि मौर्य काल या उसके बाद के समय में बहुत सारी जगहों पर स्तूपों का निर्माण हुआ होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं तो बच्चे के मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, क्या मैं इतने सारे जो स्तूप हैं, कब किसने बनवाया, किसने खोजा, किसने उसके बारे में लिखा, क्या एक एक चीज याद करूं। तो आंसर है नो। ज्यादातर बच्चे अगर इस नजरिए को ना देखें तो वो हर एक आंकड़ा याद करने की कोशिश करते हैं और उलझने पैदा हो जाती हैं। ये प्रश्न हमेशा, जो अगर कहा जाए, करंट सिनेरियो से जुड़कर बात बनाते हैं। जस्ट लाइक अगर मान के चलिए एक कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन आ जाए, ये पेपर वह अवशेष किस वर्ष खोजेगा, अभी जो नए सीजन में, दो राय की बात नहीं किया आ जाए। तो एक आम आदमी जो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा है वो सोचेगा यार बताओ कितने टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर टेक्निकली अगर आप एज ए स्टूडेंट और एज ए अवेयर स्टूडेंट सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वर्तमान में न्यूज में है, इसीलिए इसकी ईयर याद रखना है। अदरवाइज 2-4 साल के बाद आपके लिए ईयर कोई काम की नहीं। तो 1898 में
पहली चीज तो है कि ये पिपरहवा जो स्तूप था, जब इसको खोजा गया 1898 में, तो इसके जो अवशेष थे वो यहाँ से बाहर चले गए। भारत सरकार ने अभी 127 साल के बाद बहुत प्रयास करके इनको वापस भारत लेकर आई। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा हुआ है, इट मे बी द रिकॉल्ड द पिपरहवा, ठीक है, रिलीज इन द डिस्कवर्ड इन 1898 बट दिस टेकन अवे फॉर द इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी ब्रिटिश काल के दौरान ये भारत से बाहर चली गई। अभी हमने यहाँ पर इनको वापस लेकर आए। अब हमारे सामने दो प्रश्न आ गए। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिपरहवा का स्तूप जो है अगर कहा आ जाए किस जो है वो राज्य के अंदर है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको यूपी के अंदर पिपरहवा स्तूप की ज्यादा पता होना चाहिए, सिद्धार्थ नगर में। ये आप चले गए पिपरहवा, ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगी आपको सिद्धार्थ नगर की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिपरहवा उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले के बड़पुर कस्बे में पास एक गांव है। इस क्षेत्र में जो अगर कहा जाए, ये तो हमारे काम का नहीं है, और पिपरहवा अपने पुरातात्विक स्थल खुदाई के लिए जाना जाता है। एक यहाँ विशाल स्तूप, कई मठों के अवशेष अवस्थित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि पिपरहवा, ठीक है, शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के प्राचीन शहरों में से एक था, और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के पहले 29 साल यहाँ व्यतीत किए। ये वो स्तूप है जिसे खोदा गया। ठीक है, बाकी जानकारी हमारे लिए इतनी नहीं है। हाँ, आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूछेगा गनवारिया पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, और दिमाग का दही हो जाएगा। सलारगढ़ पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, और दिमाग का दही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो ये कभी आ जाए तो अपना मतलब कंसेप्ट जो है वो क्लियर है इसके लिए। तो इसमें और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, इतना ही अपने को जो है वो याद रखना है, बाकी तो मैं पहले भी बता चुका। इस नजरिए का क्वेश्चन मैंने पिछले वीक भी कराया आपको, वाइस प्रेसिडेंट वाला। इस बार का क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक है और गलत होने की संभावना भी है, और इसके साथ हम तीन विषयों को एक साथ जोड़ेंगे, यानी तीन टॉपिक्स। पहला है कि अभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू हो गया, तो पहले तो अपन देखें कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उपरोक्त सभी। इसमें आ गया उपरोक्त सभी आंसर। अब ये है क्या, ये समझो। देखो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की कहानी बहुत अलग है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की कहानी में कहीं भी इलेक्टेड वर्ड प्रयोग नहीं किया जाता, संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि उसमें इलेक्टेड मेंबर। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर वर्ड यूज किया जाता है। ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूं। इस प्रकार अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी इलेक्टेड 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 आना है, उसमें इलेक्टेड वर्ड कॉमन है। बट राज्यसभा में अगर आप ध्यान से देखो, जैसे यहां पर, ठीक है, मैं आपको खुद ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं। जैसे यहां पर आपको लिखा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, द प्रेसिडेंट, ठीक है, इज द इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस। इलेक्टेड वर्ड यूज किया जा रहा है ना। अब आपको इसमें क्या नया है, हमको तो पता था। अब वाइस प्रेसिडेंट में आप ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो जो अगर कहा जाए कि जो वर्ड किया है वो समझिए। The vice president is elected by the member of an electoral college consisting of the member of both house of parliament. Consisting, ठीक है, ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी आ गए। आप कहोगे ये तो बहुत सरल है, हमको बन गया। पर राज्यसभा में तो वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर आ गए। लेकिन अगर आप 104वां संविधान संशोधन पढ़ें, तो वो जो लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन थे जो नॉमिनेटेड होते, लोकसभा में पहले दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब वो बाहर चले गए। अब वो एंग्लो इंडियन का लफड़ा जो हो बचा ही नहीं। तो टेक्निकली अगर हम वो एंग्लो इंडियन वाला हिसाब देखें, तो यहां पर तो उलझन आप समझ ले एग्जाम हॉल में, कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसकी कहानी कैसी। और हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से आपको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 104 आर्टिकल के बारे में भी जो है वो बात निकल कर आ जाए। इतनी बातें आपको अगर पता है तो वेल गुड। ये प्रश्न ऐसे ही आजकल आते हैं, और ऐसे ही प्रश्न जो है अगर कहा आ जाए, दिमाग जो है वो हमारा जो है वो खराब करते हैं। ठीक है, तो उसमें शब्दों का हेरफेर, हमेशा शब्दों का हेरफेर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शब्दों के हेरफेर से ही जो अगर कहा आ जाए कि
चीजें जो है वो रोल प्ले करती हैं, उसी का यहाँ पर तो लिखा ना, व्हेन द प्रेसिडेंट इम्पैक्ट जो अगर कहा आ जाए, ये इसमें हम उसके प्रक्रिया को देखेंगे तो हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कैसे होगी। तो बस जो है वो, और बाकी तो जो है वो कुछ और हमको जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन की रीति जो है वो अगर कहा जाए, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोटिंग मेथड बोलते हैं इसको। ये आप लोगों ने सब अपने अपने टीचरों से जो है वो पढ़ रखी होंगी। बट संसद के दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर निर्वाचित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आप याद रखिएगा, है ना। और सेम क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है? तो 324 के तहत। अब आप सोचो, मैंने एक सिंपल प्रश्न दिया आपको, क्या अब वो इलेक्शन करा रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट का भी करा रहा है, तो वो जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा, उसमें हमको ये आर्टिकल 324 में भी कुछ सुधार करना पड़ा होगा ना। वहां लिंक होता है, वो ऐसे याद नहीं रहता। अगर आप 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ पड़ेंगी। तो ये तो ऑलरेडी पीआईबी का प्रेस रिलीज है, आपको ऑलमोस्ट सबको समझ पड़ गया होगा। यहाँ पर यहाँ लिखा भी हुआ है वो शब्द जो मैं पढ़ रहा हूँ, कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ लोकसभा के मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मनोनीत सदस्य की कहानी खत्म हो गई। ये इस साल का आपका पीएससी का क्वेश्चन है। अब अगर आपने संजीदगी से इसको याद रखा तो फिट बैठेगा, नहीं याद रखा तो गलत कर जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद है कि आपको सबको पता होगा, है ना, लेकिन आपने उसको किस नजरिए से देखा। अभी पहलगांव आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है, लंबे समय से चल रहा था वो ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन महादेव। अब हमें ये तो मालूम है कि ऑपरेशन महादेव के तहत हमने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, ठीक है, और हमने वो मतलब अगर कहा जाए पहलगांव हमले की पूरी प्रक्रिया जो थी उसका बदला लिया। ये ऑलमोस्ट आपने अच्छे से सबने पढ़ रखा। पर हमें मालूम है कि नहीं मालूम है कि ये ऑपरेशन एग्जैक्टली एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें सेना ने भी रोल प्ले किया, इसमें जो अगर कहा जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी जो अगर कहा जाए रोल प्ले किया, इसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी रोल प्ले किया। यानी ये डिफेंस का जुड़ा हुआ, गृह मंत्रालय का जुड़ा हुआ, और लोकल पुलिस इंटेलिजेंस का जो है वो एक जॉइंट ऑपरेशन था। सीआरपीएफ आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीआरपीएफ। तो हमें ये बात समझ पड़ी कि इसमें उपरोक्त सभी आएगा। तो यहाँ अगर हम छोटी छोटी चीजों को देखें तो ये लिखा है कि श्री अमित शाह ने। अब अमित शाह क्यों बोल रहे हैं, प्रश्न ये है ना कि क्यों अगर वो संसद में बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री हैं तो सीआरपीसी, आपको मुझे मालूम है कि जानते हो आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीसी में मुंह से गलती से निकल गया, सीआरपीएफ, ठीक है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। इनका हेड हमेशा आईपीएस ऑफिसर होता है, कभी आप देखिएगा इनके अंदर जो टॉप मोस्ट पोस्ट होगी उसमें एक आईपीएस को बैठाते हैं, सेना के साथ जो है वो सेना का अधिकारी नहीं बैठेगा। तो लिखा है कि श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी एजेंसीज ने 22 मई से 22 जुलाई तक आतंकियों की मौजूदगियों की सूचना की पुष्टि के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने 22 जुलाई को हमें सफलता मिली, आतंकवादी की मौजूदगी की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि सेना की 4 पैरा के नेतृत्व में, 4 पैरा, 4 पैरा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि सेना में भी किसने, 4 पैरा के नेतृत्व में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मिलकर आतंकवादियों को घेर लिया, और 28 जुलाई को चले गए ऑपरेशन में हमने निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। ये प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पीआईबी का। तो ये संयुक्त ऑपरेशन था सेना, जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ का। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अगले साल, क्योंकि अभी ये न्यूज में काफी दिन तक चलता रहेगा। तो चलता रहेगा तो प्रश्न आने की संभावना भी बनी जो है वो रहेगी। अगला है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन, भारत, जर्मनी, अमेरिका। ये प्रश्न आप अपने लिए सेव करके रख लीजिए 2026 के एग्जाम्स के लिए। और 2025 में भी अभी जो एग्जाम्स आपके बचे हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न जो है वो बनने की संभावना पूरी है। आंसर इसका है भारत। ये पूरा के पूरा जो ऑपरेशन है, मतलब सॉरी, ये मिशन जो अगर कहा जाए समिट है, ये भारत में आयोजित होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 19-20 फरवरी 2026, न्यू दिल्ली, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। इंडिया ना लगाए है, एआई इम्पैक्ट समिट। अगर हम इंडिया एआई लगा देते तो आप आंसर तक जो है इंडिया पे पहुंच जाते। तो ये जो है वो चलाया जाएगा। इस समिट की खासियत है कि इसमें एआई के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे दिख रहा है कि इंडिया टू होस्ट एआई इम्पैक्ट समिट इन फैब 2026, फोकसिंग जो है अगर कहा आ जाए यहाँ पर, फिर बाकी तो
अगर आपका मन करता है तो 30 जुलाई का प्रेस रिलीज पीआईबी का आप पढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे अभी हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्या काम कर रहे हैं वो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे हमारे 4 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, ये दिख रहा होगा यहाँ पर। जैसे सर्वम, अभी आपसे पूछेगा कि सर्वम एआई इनमें से कौन सा भारत ने एआई के लिए शुरू किया एक नया स्टार्टअप नहीं है, या कौन सा स्टार्टअप है, तो ये 4 में से कोई वो 3 दे देगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये चारों स्टार्टअप हैं। इसके अलावा हमने और क्या कदम उठाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए यहाँ पर, जैसे एआई कोश को लिखा है कि इंडिया एआई जो है वो डाटा सेट प्लेटफॉर्म, इसको एआई कोश के नाम से जो है वो जाना जा रहा है। इसमें बहुत सारी सूचनाएं इन्होंने दी हैं। इतना सारा हम करंट अफेयर्स के टॉपिक में रीड नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते, ठीक है, उसमें हमारा 10 से 15 मिनट जो है वो चला जाएगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीजें अवेयरनेस के लिए सीखने को मिल जाती है। जस्ट लाइक लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कुछ सेक्शंस पे बात कर रहे हैं, जैसे लिखा है सेक्शन 66C, ठीक है, इसमें लिखा है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाई थी। इसका मतलब है कि आज जो आपने डी फेक तो पढ़ा होगा, आज अगर आप पीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो बोलेगा यार डी फेक को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। तो आप बोलोगे लोगों को अवेयर तो कर रहे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आईटी एक्ट है और उसका जो अमेंडमेंट है 2008 का, उसके सेक्शन 66C के तहत भी उसमें पनिशमेंट का जो है वो प्रावधान किया गया है, ये अगर कोई ऐसा करता है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि हम रिवीजन ऐसे करते हैं चीज। जैसे आज अगर कहा जाए कोई हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई काम कर रहा है कोई ऐप, तो हमारा मन करा है कि नहीं हम इसको ऐप को बैन करना चाहते हैं, तो आईटी एक्ट के सेक्शन 69A में ये साफ प्रावधान है, आप बंद कर दो। कोई भी ऐप ऐप जो है अगर वो देश की अखंडता एकता सुरक्षा को बाधित कर रही हो, तो जैसे हम कई बार चाइनीज ऐप को बैन करते हैं तो 69A के तहत करते हैं। यहाँ पर आपको अब आपने खूब डिफ अगर कहा जाए मिस इन्फॉर्मेशन डी फैक्ट जैसे वर्ड तो सुने, चीटिंग डी फेक मिस इन्फॉर्मेशन, आपको ये पता चला कि अच्छा आईटी एक्ट में भी इनके लिए प्रावधान है, 66C में प्रावधान है यहाँ पर, है ना। तो ये रिवीजन हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें पता चलती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए एआई इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि एआई का असर क्या होगा, उस असर को रोकने के लिए हम कितना तैयार हैं। और आप ये मान के चलिए कि अभी तो नहीं, लेकिन अगले साल आपको जो क्वेश्चंस आएंगे एआई पे, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आना शुरू होंगे, क्योंकि एआई का जो नया फेस है वो कितना हमारे लिए तकलीफदायक होने वाला है उसके ऊपर। तो लिखा ना कि डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन फाउंडेशन, जो अगर कहा जाए मॉडल एआई के हमारे पास 3 जो मॉडल 4 मॉडल हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो अगर कहा जाए कि मॉडल आपको यही पूछ ले, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगले 1 साल के लिए अभी के पेपरों को मिलाओ, आपको आना ही है क्वेश्चन। ये इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बनना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे जो है वो पूछे जाने लगे, आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हो, थोड़ा जितना इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर है खिलाड़ियों के SRY जीन टेस्ट का संबंध इनमें से किससे है? प्रतिबंधित दवाएं, डोपिंग, लिंक चेन, टेस्टोस्टेरोन। देखो ये हमेशा प्रश्न बना रहा कि जो अगर कहा जाए कि जो खिलाड़ी हैं वो मेल है या फीमेल, ये प्रश्न हमेशा जो अगर कहा जाए कि मतलब अगर कहा जाए कि चुनौतीपूर्ण रहा। और ओलंपिक में जो अगर कहा जाए कि इसके ऊपर कई बार प्रश्न चिन्ह भी जो अगर कहा जाए मतलब अगर कहा जाए कि आए हैं। जैसे अभी आपको मालूम था कि जो इससे पिछला ओलंपिक हुआ उसमें एक ईरान के खिलाड़ी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इंटरनेट पे जो है वो देखेंगे, तो उसमें ये भी था कि कुछ लोगों ने कहा कि पुरुष है, किसी ने कहा महिला है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रश्न वहां पर आए थे। अभी तक हमारे पास ऐसे कोई टेस्ट को हमने अप्रूव नहीं किया जो ये तय कर पाए फाइनली कि आप जो है वो पुरुष हो या महिला। हाँ, टेस्टोस्टेरोन वगैरह से हम लेवल जरूर चेक करते थे पहले, क्योंकि पुरुषों के शरीर में इसका जो स्तर होता है वो महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है, जिससे मांसपेशियां सशक्त होती है, उनकी आवाज भारी होती है, और पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका निर्धारण करते हैं। SRY हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो जीन पूल है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है, उसमें जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम वो पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। इस प्रकार पुरुष के जन्म के लिए पुरुष ही मेन उत्तरदायी है ना। महिला के ऊपर आरोप लगाते थे पहले गांव के, इसके कारण लड़की पैदा हो गई, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए। जब व्यवहारिक पक्ष में देखें तो XX से बालिका और XY से पुरुष होता है। अब इसमें जो SRY जीन है, ये जीन इसी के ऊपर काम करे, ठीक है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो अगर कहा जाए जीन है,
ये जीन अगर ये टेस्ट में पाया गया वाई जीन, तो हम ये मानेंगे कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी ये बता रहा है कि वो फीमेल है, तो उसको फीमेल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उसको जो है वो मेल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर अपन इसको सिंपल वे में समझें, जो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में ईरान के खिलाड़ी पर पुरुष होने के आरोप, एक कीवर्ड टाइप किया हमने, क्योंकि इसमें हमको आर्टिकल जो है वो मिल जाएगा। तो जो अगर कहा आ जाए कि इसमें आपको जैसे यहाँ पर आप कभी एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम इमेज पे चले जाए, तो वो नाम एक्चुअल क्या, मुझे नाम याद आ नहीं रहा, ये तो ये अब आपको जैसे दिख रहा होगा, ईमान खलीफ। ठीक है, ईमान खलीफ जो अगर कहा जाए, ये आपको जो स्टोरी दिख रही, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, किसी ने कहा कि ये मेल है, किसी ने कहा ठीक है, ये लगे ना कि पुरुष होने के आरोप लगे, नफरत झेली फिर भी हार नहीं मानी। ठीक है, पेरिस में जो अगर कहा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है वो अगर कहा आ जाए आपको जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ये लिखा ना कि ईरान जो है वो खलीफ के ने लिया इलीगल एक्शन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज मिलेंगे। पर इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके व्यवहारिक पक्ष तक कैसे जाएंगे? इसके व्यवहारिक पक्ष तक हम केवल एक ही तरीके से जाएंगे, वो है SRY जीन। तो SRY जो अगर कहा जाए, जो जीन होता है वो तय करता है, ये टेस्ट जो है वो डिटरमाइन करेगा आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का। और इससे तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी टॉपिक है। जब आप एनसीईआरटी के अंदर, जैसे एनसीईआरटी का मॉड्यूल खुल गया, इसमें भी ये टॉपिक है। तो अभी इसमें करंट के हिसाब से दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कब से होगा, तो अभी जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होना है टोक्यो में। उस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, द न्यू रेगुलेशंस कम इनटू इफेक्ट ऑन द 1st of September 2025 and will be applied to the World Athletics Championship Tokyo 25th and begin, ठीक है, ऑन 13 सितंबर। तो जो अगर कहा आ जाए, ये हमको समझ पड़ रहा है, ये हो गया बिल्कुल करंट का क्वेश्चन। अगर हम इसका करंट से स्टैटिक पर जाएं, तो ये जेनेटिक वाले क्वेश्चन में ये आपको आ सकता है। हर साल इसमें से एक आध क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी का आपसे पूछा जाए। तो यूं तो कॉमन क्वेश्चन तो आपको समझ पड़ते ही हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़े हुए, मेल फीमेल अगर कहा आ जाए से जुड़ी हुए मुद्दे, और उसमें जो अगर कहा जाए जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह, वहां पर तो आप इस नजरिए से भी इस प्रश्न को, जहां भी आपने जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक्स वाला एक टॉपिक अपना लिख रखा है, वहां आप इस टॉपिक को ऐड ऑन कर दें। SRY जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे क्रोमोसोम्स में, मेल और फीमेल आइडेंटिटी के बीच में गैप करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको आने वाले समय के लिए करंट से स्टैटिक के अंदर जुड़ गया, एटलीस्ट कम से कम जो अगर कहा जाए 2 साल, जैसे लिखा ना सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पर ये आपको बकायदा पूरा इसमें भी वो स्टोरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो स्टोरी मिल रही है, ये पूरा अन्य जीवों में भी मिल रही है। यहाँ पर वो चीज है, जैसे XY आपको दिख रहा है, तो ये जो Y है, यही वो Y की वहां पर जो है वो SRY जो अगर कहा जाए, उसकी बात जो है वो हो रही है। तो बस ये आपको याद रखना है। बाकी मुझे कुछ और जो अगर कहा जाए, कि नहीं लगता कि एग्जाम में और कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये लिखा ना कि SRY जीन इज फाउंड ऑन द नॉन रिकॉम्बिनिंग रीजन इन द Y क्रोमोसोम, इट इज एनकोडेड द प्रोटीन कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन Y प्रोटीन, ये उसका SRY का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन अब आपको आएगा, और ये यूपीएससी भी पूछे। ठीक है, कि वो क्या है, वो उसका फुल फॉर्म क्या है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो क्रोमोसोम है। अब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज ऐसी, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। आप अगर नजरिए से चलेंगे तो आपको काफी जो है वो हेल्प हो जाएगी। हाल ही में चर्चित कुंभ राज बृहद सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? गुना, सागर, अलीराजपुर, सतना। तो ये गुना जिले के अंदर है। हमने क्यों ली? क्योंकि पार्वती, कालीसिंध और जो चंबल लिंक परियोजना है, ये आपको दिख रही होगी कि रिवर लिंक प्रोजेक्ट में हमारी दूसरी सबसे चर्चित परियोजना है केन बेतवा के बाद। इसी परियोजना के एक फेज में ये है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि चलो फेज में है, पर हम इसको क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? तो इसको डिस्कशन करने का उत्तर आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ आप खुद देख रहे हो, वहां क्या लिखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने करीब 5,138 करोड़, मैंने हमेशा आपको ये चीज कही कि जो आपका अमाउंट होता है, उसके ऊपर टिका होता है कि एग्जाम वाले के लिए कितना, मतलब वजन कितना है। जैसे आज मान के चलिए किसी खिलाड़ी को हमने 25 करोड़ रुपए दिया,
कि भाई आपने फलाना खेल जीता है, आपको 25 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, आप ये मान के चलिए वो खिलाड़ी ऐसे ही चर्चित हो गए। ठीक है, आपने 5,000 रुपए का उपहार दिया तो कौन देख रहा है? तो करीब 5,138 करोड़ की लागत से कुंभराज बृहद परियोजना की स्वीकृति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया। ऊपर लिखा हुआ है गुना जिले के पीकेसी का मतलब है पार्वती कालीसिंध चंबल के साथ कुंभराज बृहद परियोजना को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे गांव में ये सब जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। इस नीचे लिखा हुआ है इस परियोजना से गुना जिले के 97,500 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर 12 मासी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। और बाकी तो कहानी जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब आपके लिए दो प्रश्न यहाँ पर हो गए। फर्स्ट वन हो गया कि कुंभराज बृहद जगह या मैक्रो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट इनमें से किसका हिस्सा है? नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा चंबल वैली प्रोजेक्ट का। तीसरा पार्वती कालीसिंध चंबल वैली प्रोजेक्ट। चौथा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ऐसे करके कुछ भी वो घुमा फिरा के एक प्रश्न जो है वो पंच कर सकते। तो ये नदी जोड़ो परियोजना इस नदी जोड़ो परियोजना के अंदर है। इसका एक बड़ा जो अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट रोल होगा। और बाकी पूरा आपको जो है वो समझ पड़ गया कि किस किस तरह से इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गुना जिले की चाचोड़ विधानसभा क्षेत्र के बीनागंज में पीकेसी नदी लिंक परियोजना के लिए जिले वासियों का आभार व्यक्त करके संबोधित कर रहे थे, उसी से ये जो है वो परियोजना का लाभ उनको मिलेगा। हाल ही में भूकंप के कारण चर्चा में आया कामचट का प्रायद्वीप किस देश में स्थित है ना? अब इसमें ऑलमोस्ट हमारे को ये तो मालूम है कि अभी रूस में भूकंप आया। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें आंसर इसका रूस है ना। तो पहले तो हमको दिख रहा है कि ये जो बेल्ट दिख रही है इसमें आप लोगों ने भी इस तरह के इमेजेस देखे होंगे अभी ऑनलाइन वगैरह भी, आप खुद भी यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हमको ये तो मालूम है कि ये पूरा जो बेल्ट है इसको हम सरकम पेसिफिक बेल्ट यानी परिप्रशांत पेटी बोलते हैं। और सरकम पेसिफिक बेल्ट दुनिया में अप्रोक्स 50% वॉल्केनो और 50% अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि जो अर्थक्वेक्स है या भूकंप है वो यहीं जो है वो आते हैं इसी बेल्ट में। यहाँ के एक्टिव वॉल्केनोज में अगर हम देखें तो जैसे नीचे आपको दिख रहा है कामचट का, तो आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज पे दिख रहा है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर रखा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो है वॉल्केनिक रीजन इन द वर्ल्ड विद द हाई डेंसिटी ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। इसीलिए तो इसी कामचट का एक पेनिसुला है। पेनिसुला मतलब तीन ओर से जो है वो पानी से घिरा हुआ होगा और एक जगह लैंडलॉक होगा, वो पेनिसुला होते हैं। तो ये पेनिसुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इस कामचट का पेनिसुला के आसपास के क्षेत्र में इसका जो है वो केंद्र था। यहां से आया रूस के भूकंप ने अमेरिका तक पहुंची लहर। क्यों पहुंची? क्योंकि अगर हम इधर से जाएंगे तो रूस का एक बड़ा हिस्सा अलास्का वाला, एमपीपीएससी ने आज से कुछ साल पहले पूछा था अलास्का किससे लगा हुआ। ये रूस है अलास्का बहुत पास पास है, दोनों जुड़े हुए। अगर हम वर्ल्ड मैप को हम क्या वर्ल्ड मैप को ऐसा रोटेट देख खोल के रखोगे तो समझ पड़ेगा कि कौन सी चीज किससे जुड़ी हुई। आप खुद देखिए ना, अमेरिका को यहां से यहां जाने में टाइम लगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में। हमारे इधर से थोड़ी गया कि आप सोचोगे अमेरिका हमारे इधर से जो है वो अफ्रीका होते हुए एशिया होते हुए जापान गया होगा परमाणु बम फेंकने। नहीं भाई, सीधे वहीं से गया यहाँ पर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान पहुंचा और वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पे उसने एटॉमिक बम फेंके। आज हमारे सामने यहाँ पर तीन चार चीजें हैं। आपने खुद भी पढ़ा होगा ये पूरी बेल्ट रिंग ऑफ फायर के नाम से जानी जाती है। पहला हो गया। दूसरा, रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो पैसिफिक ओशियन में है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न इसमें आपको लिंक करके क्या बना कि दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो या जो जागृत ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो सरकम पेसिफिक बेल्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ आते हैं? तो सरकम पेसिफिक बेल्ट। कामचट का पेनिसुला यहाँ पर वो किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। ऐसे कोई क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि आपको आ सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन इससे लिंक करा हुआ जो आपको लगेगा क्यों पूछ लिया। जब अर्थ को आया तो पूरी दुनिया में सुनामी वार्निंग जारी आई, क्योंकि दुनिया में लगा कि इससे कहीं सुनामी ना आ जाए। दुनिया का मतलब है जापान रूस चीन अमेरिका जैसे बड़े देशों में सुनामी की वार्निंग। क्योंकि जब समुद्र के अंदर से भूकंप आएगा तो वो सुनामी कहलाता है, जो कि एक जापानी वर्ड। अब चूंकि सुनामी का न्यूज चर्चा में आ गया तो यहाँ आप खुद देखिए, एक आप दैनिक भास्कर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें यहाँ लिखा हुआ है ये कि 26 दिसंबर 2004 को भारत में सुनामी, दुनिया के छठवां सबसे शक्तिशाली भूकंप, इसमें भारत का नाम भी दिख रहा है आपको। अब प्रश्न करके आपसे 20 साल हो गए इसको। अब प्रश्नकर्ता आपसे पूछ ले कि भारत में ठीक है किस वर्ष जो है वो भूकंप के कारण जो है वो सुनामी आई थी। अब वहां आपको याद तो आया कि यार दक्षिण भारत में आई थी, ईयर भूल गए आप, ईयर क्लैश हो गया आपका।
यहां आपका रिवीजन हुआ कि अच्छा 26 दिसंबर 2004 को भारत में सुनामी आई थी। अंडमान, उसको अंडमान सी सुनामी भी कहते हैं क्योंकि वो अंडमान के आसपास उसका जो है वो केंद्र था, वहां से सुनामी आई और उसने तमिलनाडु जैसे राज्य को बहुत इम्पैक्ट किया। लाखों लोग काल का ग्रास बन गए थे उस सुनामी के कारण। वो सुनामी यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है। वहां पर आपको कई बार, आप देखिए उठाकर किसी भी एग्जाम के नेचर को पढ़िए, आप पीएससी के पेपर पढ़ेंगे तो दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली भूकंपों के बारे में लिखिए, कोई 3 जो है वो प्रसिद्ध ज्वालामुखियों के बारे में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों वाले नहीं होते, ये क्वेश्चन अप्रोच बेस्ड हैं, उससे हमको चीजें समझ पड़ रही हैं। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन जो है वो आपस में लिंक हो सकते हैं। ये दिखता है क्वेश्चन के एक सरल है, लेकिन ज्योग्राफी का एक बड़ा एरिया जो है वो अगर कहा जाए तय करें। और इसके पीछे एक और ये बता दो, जहां ज्वालामुखी है वहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, याद रखिए, आप पेसिफिक ओशन में जाएंगे तो अर्थ का क्रस्ट सबसे कमजोर, पेसिफिक में क्रस्ट मतलब जिस जगह भी आप बैठे हुए हैं, मेरा ये वीडियो देखा है, वो हिस्सा है क्रस्ट। ये दो तरह के क्रस्ट है अर्थ के ऊपर, एक है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपों के ऊपर जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हिस्सा, और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट हमेशा उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप टेक्निकली अगर देखेंगे तो जैसे पैसिफिक ओशन में आप जाएंगे तो मेरियाना ट्रेंच का दिख रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट आपको वहां पर है। इसका मतलब है कि गहराई इतनी ज्यादा है कि वहां क्रस्ट की थिकनेस ही क्या हो गई होगी, बहुत कम हो गई। तो जो है, प्रशांत महासागर की गहराई बहुत ज्यादा है। प्रशांत, शांत का मतलब ये तो उसका पानी जब मैगलेन समुद्री यात्रा से इस ओशन में पहुंचा तो उसने देखा यार यहाँ का पानी बहुत हिलोरे नहीं मार रहा। जब आपके व्यक्तित्व में, चरित्र में गहराई होती है तो ज्यादा उछल कूद नहीं करता इंसान, ये कहा जाता है। सेम प्रशांत महासागर के साथ, कि अब गहराई जब व्यक्तित्व में आ जाती है, उम्र के साथ गहराई है, धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम शांत होना शुरू हो जाते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत उथल पुथल होती है, तो वहां ऑलरेडी गहराई ज्यादा है। इसीलिए अगर कहा जाए कि वहां पर वो जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस ऑलरेडी बहुत कम है, इसीलिए उसके कारण वो सरकम पेसिफिक बेल्ट बन गया, रिंग ऑफ फायर बन गया। ऐसे इश्यूज जो है वो यहाँ पर आ गए। अगला वन लाइन का है, बीमा सखी योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो की गई है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कंफ्यूज करने के लिए डाला। देखो जितने भी बीमा स्कीम्स हैं उनको रेगुलेट तो आईआरडीए ही करेगा, ठीक है, वो अथॉरिटी है उनको रेगुलेट करने की, लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं है ये, वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी। प्रोडक्ट तो एलआईसी का, तो ये एलआईसी का है। इसमें आपको आ सकता है, क्या आ सकता है, आपने देखा होगा कि स्व सहायता समूह सिलेबस में होते हैं बच्चों के। तो प्रशिक्षित स्व सहायता समूह के सदस्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीमा सखी योजना सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगी। भारत सरकार का मिशन 2047 तक सभी को बीमा साकार करना, और इसी को देखकर ये बीमा सखी योजना एलआईसी के सहयोग से शुरू की गई। हो सकता है कि प्रश्नकर्ता ऐसे जमा कर प्रश्न पूछे कि बीमा सखी के उद्देश्य हैं 2047 तक सबके लिए बीमा उपलब्ध कराना, यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, स्व सहायता समूह को मुख्य धारा में जो है वो लाना। ऐसे अब कुछ भी वो उसके ऊपर है कि वो क्या, मतलब वो बनाएगा क्या, वो तय करेगा। तो मैं तय नहीं कर सकता कि पेपर सेटर क्या बनाएगा, लेकिन वो बनाएगा ऐसे। फिर ये जो आप करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैंने आपको हमेशा कहा कि कॉपी के एक हिस्से में जो मिलिट्री या नेवल जो एक्सरसाइज हैं या मल्टीलेट जो एक्सरसाइज है उनको आप अलग से रखो, कि एग्जाम के पहले आप एक साथ जो है वो देखें और समझते हुए करो। तो जैसे दिख रहा है कि भारतीय सेना ने अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस देश के साथ किया, आंसर है सिंगापुर। ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 टू किक ऑफ द जोधपुर, ठीक है, एडवांसिंग इंडिया सिंगापुर डिफेंस कोऑपरेशन, ये पहला हो गया। यहाँ पर जस्ट इसी से मिलती जुलती एक और जो है वो एक्सरसाइज है, वो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। वो भी सिंगापुर में, एक मिनट, ये सिम्बेक्स 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। ये अंतर ये है कि वो जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो हमारे यहाँ हुई है, और सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज वो सिंगापुर में। मैंने चेन्नई इसलिए डाला है इसमें कि आप कंफ्यूज हो, जब एग्जाम हॉल में होता है ना बच्चा कैसे कंफ्यूज हो, वो सोचता है यार 3 तो देश लिखे हुए, एक शहर लिखा हुआ है, शहर वाले ही होगा, वो शहर वाले को मार देता है, 3 अलग एलिमिनेट करना उसको सरल लगता है। तो ये सिम्बेक्स है, आपको दिख रहा होगा, आईएनएस जो है वो सतपुड़ा ये पहुंचा है, अराइविंग इन द सिंगापुर फ्रॉम द सिम्बेक्स 2025।
तो इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा हैज अराइव्ड द सिंगापुर द पार्टिसिपेट in the 32nd edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise, making yet ठीक है another chapter to the strong ensuring the maritime partnership between the Indian Navy and Republic of Singapore Navy। आपको दो प्रश्न एक जैसे हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जमीन आसमान का अंतर इसलिए है कि सिम्बेक्स 2025 सिंगापुर में हुई और बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो अगर कहा जाए भारत के जोधपुर में। दोनों का अंतर अगर आपने याद नहीं किया तो एग्जाम हॉल में आपको उलझन पैदा हो। और ये क्वेश्चन इतने प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि एक जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा यार हमने तो बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर तो सिंगापुर ही मारे, ये भूल गए कि वो जगह कहाँ हुई। इसीलिए इस प्रश्न में मैंने ये नहीं पूछा कहाँ हुई, इसमें देश पूछा, उस वाले में कहाँ हुई ये पूछा। दोनों प्रश्न अलग अलग करके जो है वो फ्रेम किए लिंक करके। अगला है वन लाइन का, मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को किस संस्था का नया कुल जो है वो पति जो है वो बनाया गया? तो इंदिरा गांधी ओपन जो है यूनिवर्सिटी, इग्नू जो है वो आज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भारत में सबसे बड़ी जो अगर कहा जाए ओपन यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के इतिहास में अभी इंपॉर्टेंट क्यों है ये लिखा, 4 दशक में पहली बार इग्नू को मिला महिला कुलपति। ये पहला हो गया, मतलब इग्नू की जब से स्थापना हुई उस स्थापना के बाद पहली बार ऐसा है कि इग्नू को मैनेज करने के लिए कोई जो अगर कहा जाए कुलपति होगा वो कुलपति महिला कोई होगी। तो लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर जो है वो उमा कांजीलाल को संस्था का नया कुलपति जो है वो बना दिया। उनके पास 36 साल का अनुभव है। आपको मालूम होगा 40 साल, क्योंकि 1985 में इग्नू जो है वो खड़ा किया गया। 1985 में बकायदा पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, उस एक्ट का ही नाम था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1985। उस एक्ट से अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज के हिसाब से देखें तो एनरोलमेंट के हिसाब से दुनिया में इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट के हिसाब से। ये आप मतलब याद रखें। लगभग अप्रॉक्स मोटा मोटा माने तो मैंने आर्टिकल रीड किया तो 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो अगर कहा जाए इसमें पढ़ते। ठीक है, इतनी बड़ी जो अगर कहा जाए यूनिवर्सिटी है। और जो मैसिव ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन कोर्सेज को चलाने वाली ये दुनिया में अपने आप में एक नामी यूनिवर्सिटी है। आप याद रखिएगा इस समय दुनिया में जितनी भी जगह पर जो मैसिव ऑनलाइन ये भी याद रखिएगा जो ओपन यूनिवर्सिटीज कोर्स चलाती हैं उन कोर को MOOC कहा जाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इनको ये कोर्स आप इंटरनेट के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से एंड अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से जो है वो ऑनलाइन देखते हैं। इन कोर्सेज में सबसे बेहतर अगर दुनिया में कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे ही पास जो है वो ज्यादा है। तो इस हिसाब से ये उस नजरिए से भी ये प्रश्न जो है वो आपको बन सकता है, बाकी तो देखने वाली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही दिव्या देशमुख, मुझे नहीं जान लगता कि आप में से किसी को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा, शतरंज की एक बहुत जानी मानी यंग खिलाड़ी हैं। दिख रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्या देशमुख को 2025 फीडे महिला विश्व कप जीतने के साथ साथ ग्रैंड मास्टर बनने की बधाई दी। श्री प्रधानमंत्री ने कहा उनकी उपलब्धि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ध्यान से देखना है और ये समझना है कि चीजों की प्रैक्टिस और समय की स्थितियां बदलती रहती है। सामने आपको कोरोनू हम्पी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर। और ये कोनेरू हम्पी के सामने दिव्या देशमुख है। दोनों की आयु में 50 का अंतर है। 50 का मतलब कि आधा आधा, ठीक है, लगभग अगर कहा जाए उससे डबल उम्र है। ये भी ये चैंपियनशिप जीत चुकी। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। इसको आप अगर किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल में पढ़ोगे तो आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आदमी 6 महीने भी अगर ईमानदारी से मेहनत करे, जैसे कहते हैं ना कि अभी PSC का एग्जाम आने वाला 6 महीने बाद सर, अभी FSO का एग्जाम आने वाला 4 महीने बाद, या फलाना एग्जाम आने वाला 1 महीने, आपके समर्पण के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समर्पित भाव से उन चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर आप समर्पित हो, डेडिकेट हो, तो आप कम समय में भी बेहतर तक पहुंच सकते हो। बस कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम हॉल के अंदर। वो जिस व्यक्ति के पास है वो हमेशा जो है वो विजेता की परिभाषा में है। जिसके पास वो नहीं है उसका फिर उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कह ही नहीं सकता कि कुछ हो। अगला क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, इसलिए मैं समझा।
पहले तो आप देखिए, भारत में प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल के अनुसार दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का? अब आप, मैं अगर रुक जाऊं तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? आप सबका आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी, है ना, क्योंकि अभी आपने न्यूज में सुना होगा। लेकिन प्रश्न को आपने ध्यान से, यही होता है कि अगर हमने प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा तो एग्जाम हॉल में लगता है इतना बच्चे वाला प्रश्न पूछा है, एक गोला बना दिया, गोला बनने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता, एक बार चला गया गोला बन गया, प्रक्रिया खत्म हो गई, है ना। तो प्रश्न को समझना जरूरी है। उसमें लिखा है प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल के अनुसार दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल, आंसर है इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी क्यों है, तो यहां से समझें, ठीक है। अब इसमें जो अगर कहा जाए कि यहां पर आप ध्यान से देखें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित किए, वे लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक, जो अगर कहा जाए लगातार, यहां एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार, हमने लगातार शब्द यूज नहीं किया, लगातार का मतलब एक टेन्योर के साथ, यानी उनके बीच में कोई आने, लगातार दूसरे सब, यहां लगातार पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, लगातार दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल है 4078 दिन, और इंदिरा गांधी का कार्यकाल है 4077 दिन। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये बात समझ पड़ती है कि तत्कालीन जो अगर कहा जाए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लगातार 11 वर्ष 59 दिनों तक, यानी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही, ये बिल्कुल सही। लेकिन इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री रही। 24 मार्च 77 के बाद आपको यहां दिख रहा होगा कि 14 जनवरी 1980 से, ठीक है, अक्टूबर 1984, जिस दिन उनका एसेसिनेशन हुआ, 31 अक्टूबर को उनकी हत्या हुई इंदिरा गांधी जी की, तब तक, उस नजरिए से ये प्रश्न सेकंड लॉन्गेस्ट। अगर प्रश्नकर्ता ने लगातार शब्द का प्रयोग नहीं किया तो आंसर आपका इंदिरा गांधी ही होगा, कि भारत में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का, तो इंदिरा गांधी का। क्योंकि जो ऊपर वाला फिगर दिख रहा है ना, 24 जनवरी 1966 टू 24 मार्च 1977, वो उसको चेस किया है, जो अगर कहा जाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये जो अगर कहा जाए आप याद रखिए। लेकिन उसके नीचे वाला अभी फिगर उनको कवर करना, यानी मोटा मोटा माने तो जनवरी 1980 से जनवरी 1981, 82, 83 और अक्टूबर, मोटा मोटा माने तो लगभग पौने 5 साल का कार्यकाल अगर उनका अभी और होगा, तब वो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे सबसे लंबे प्रधानमंत्री बने। ये आप याद रखिएगा। इसमें हमको तीन प्रश्न मिलते हैं। पहला, कि जब जवाहरलाल, अभी हम समझे ना, आपको मालूम होगा कि अब चूंकि इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में बात आ गई, तो आपको ये पता होना चाहिए, सबको मालूम है कि 10 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद में हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को अटैक आ गया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 11 जनवरी को आनंद फानन में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई होगी, और उन्होंने गुलजारी लाल नंदा को एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री देश का बना दिया। तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक वो देश के, जो है वो अगर कहा जाए, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 24 जनवरी को ही उनके स्थान पर इंदिरा गांधी को, जो है वो देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 1966 में, 1966 में इनमें से कौन भारत का प्रधानमंत्री नहीं था? नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 2 गुलजारी लाल नंदा, नंबर 3 इंदिरा गांधी, नंबर 4 मोरारजी देसाई। ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि दोनों तीनों जो है जनवरी में तीनों रहे। ठीक है, 10 जनवरी तक लाल बहादुर शास्त्री रहे, 11 जनवरी से 24 जनवरी तक जो है वो अगर गुलजारी लाल नंदा रहे, और 24 जनवरी को जो है वो इंदिरा गांधी आ गई, जो 24 मार्च 1977 तक। उसके बाद के इलेक्शन में उनको बड़ी भारी हार जो है का सामना करना पड़ा, क्योंकि युवा राज खड़े हो गए थे उनके खिलाफ, एक आंदोलन खड़ा हो गया था कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आह्वान, ने देश को जनता पार्टी नाम का एक नया नेतृत्व दिया, लेकिन वो ज्यादा समय टिक नहीं पाया। ये सब प्रश्न एग्जाम में आपको आ सकते हैं। अब आपको दिख रहा है 15वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है महाबलीपुरम। अब इसका नजरिया समझिए, ठीक है, वन लाइन का, ये महाबलीपुरम वाला वन लाइन का। यहां पर आपको जो अगर कहा जाए कि आपको दिख रहा है कि भाई हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल मतलब वही नवंबर में वो अपने 100 साल जो अगर कहा जाए कि अपने पूरे करे। जब 100 साल पूरे करेगी, यानी कि 1925 से पहले तक जो अगर कहा जाए, भारत हॉकी में
कोई बहुत बड़ा परफॉर्म तो नहीं कर पा रहा होगा। तो आज अब आपको यहां से स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो क्या मिल गया, उस इस स्टैटिक क्वेश्चन अब आपको जो है अगर कहा जाए ये मिल गया कि भाई भारत ने किस ओलंपिक में हॉकी में जो अगर कहा जाए पहला मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, ये आपसे जो अगर कहा जाए कि मतलब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा, और इस प्रश्न के उत्तर तक आपका जो दिमाग खराब हो जाएगा कि यार इतना जो अगर कहा जाए कि प्रश्न क्यों। क्योंकि देखो पहली चीज 1925 से पहले तो हम हॉकी में कुछ कर ही नहीं पाए होंगे। उसका कारण है कि हमारा हॉकी की जगह कहा जाए कहानी ही उजागर कहा जाए 1925 में खड़ी है। तो इस हिसाब से 1925 के बाद जो भी ओलंपिक हुआ होगा, उस ओलंपिक में हमने पहली बार मेडल जो है वो लिया होगा हॉकी के। तो क्या 1924, ये ध्यान रखिए ना, पूरे 100 साल की बात हो रही, 1924 के पेरिस ओलंपिक में भारत को कोई मेडल मिला होगा हॉकी में? आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो, क्योंकि हमारा तो हॉकी खड़ा नहीं होता। क्या 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को कोई मेडल मिला होगा? आंसर इज यस। 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक से भारत ने ओलंपिक में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। फिर 1928, 1932, 1936, फिर तो वर्ल्ड वॉर हो गया 1948। यार धमाधम धमाधम जो अगर कहा जाए 52 तक, हेलसिंकी तक हमने जो है वो एक के बाद एक गोल्ड लिए। ये क्वेश्चन यहां से कैसे याद रख सकते, जब एग्जाम में आते हैं ना कि किस ओलंपिक में भारत ने पहली बार, तो अभी आपके आगे 1924 पेरिस, आपको लगा यार अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ था, उसी से लिंक होगा, उठा के मार दिया। ये भूल गए कि वहां ये 100 साल वाली कहानी को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगला है बीएसएल जो है वो ग्लोबल आउटरीच समिट, ये मैंने आपको बता दिया, मतलब इतना आपको याद रखना है। ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है न्यू दिल्ली। हमारे मध्य प्रदेश ने बहुत बात रखी इसमें। उसमें आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, उसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, जितना भी ऑर्गेनिक कॉटन है उसमें नंबर वन है इंडिया में। ध्यान रखो, कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर वन नहीं है, बट ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर वन है, ये आप याद रखिए। ठीक है, भारत का सबसे अच्छा ऑर्गेनिक कॉटन हमारे ही पास। ठीक है, तो वो लिखा कि भारत कपास उत्पादक, और ये सब चीजें बात इसमें रखी गई। तो अब अगर मान के चलो, अभी मुझे लगता है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम आने वाला, उसमें ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूछेगा, बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। बाकी तो जो है वो मुझे जो है वो नहीं लगता कि कहीं और क्वेश्चन ये जो है वो पंच हो। फिर सिम्बेक्स अभी ऑलमोस्ट हम थोड़ी देर पहले ही जो अगर कहा जाए इसके ऊपर जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगला है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन नहीं किया? तो इसका आंसर है नबार्ड अधिनियम। अभी बैंकिंग में अमेंडमेंट किए गए, कुछ बच्चे मुझसे एक बार बीच में बोल रहे थे कि बैंकिंग के हिसाब से भी सर थोड़ा सा शुरू कीजिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। शुरू में जो अगर कहा जाए कि बैंकिंग एंड अदर इन इंडिया, फिर जो बीच वाला हिस्सा को छोड़कर आखिरी का जो हिस्सा है एक ही वीडियो के अंदर, उसमें एमपी स्पेशल कर दूँ तो बच्चे उस हिसाब से उसको तय कर सकें। तो इसमें पांच जो एक्ट है उनमें अमेंड किया गया। तीन तो यहाँ दिख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, फिर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब याद करो, पीएससी ने अभी कुछ साल पहले पूछा था, भारतीय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसकी स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कब हुई? तो 1955, ये एक्ट से भी आप लिंक कर सकते हो। पांच एक्ट उन्होंने सुधार किया है उसमें, ये लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंकिंग कंपनीज जो है वो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980। कोई बैंकिंग का तैयारी करने वाला बच्चा है उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में विफा तूफान ने किस देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो फिलीपींस। ये वन लाइन, इसमें अपने को अंदर नहीं जाना है ना। फिलीपींस तूफान के चलते 135 साल पुराने चर्च में घुटनों तक पानी बना, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे। और वहां तूफान को तूफान नहीं, वहां टाइफून कहेंगे, है ना, साइक्लोन नहीं। ये ध्यान रखना, फिलीपींस में साइक्लोन वर्ड यूज नहीं करना है हमको, वहां टाइफून यूज करना है। तो ये टाइफून जो अगर कहा जाए कि आया, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, बाकी हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अगला है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर में महाशीर कैफे खोले जाने का निर्णय लिया गया है? भोपाल। पहले तो आपको ये सबको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राज्य मछली है महाशीर। सरल भाषा में उसका सही नाम है टोर टोर, जिस जीन से वो आती है उसको टोर टोर नाम से जाना जाता है, टोर नहीं, टोर टोर, खाली टोर बोलोगे तो भी गलत माना जाएगा, टोर टोर ही उसका जीन। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर वो मछली से संबंधित चीजें, डिश है, अन्य चीजें जो है वो आपको मिलेंगी, जिसे लिखा है कि इससे जनता को प्रोटीन युक्त हाइजेनिक मछली सी फूड उपलब्ध कराए जाएंगे।
रेडी टू ईट मछलियों के लिए जो है वो डेकोरेटिव मछलियां भी मिलेंगी, मत्स्य महासंघ ने जो है वो ये जानकारी जो है वो दी। तो अब निर्णय लिया गया, लिखा है कि भोपाल में जल्द शुरू होगा प्रदेश का पहला महाशीर कैफे। अब जिस दिन शुरू होगा, पता चले हम करंट अफेयर्स में पढ़ा ही ना उसको, तो हमारे हाथ से जो है वो स्लिप हो जाए, तो अच्छा है कि हम अभी ही उसको जो है वो पढ़ लें या तैयार कर लें, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हुआ। तो नीचे लिखा है फिर बाद में इंदौर, जबलपुर और अन्य बड़े शहरों में भी कैफे खोलेंगे, पर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है कि कितना सक्सेसफुल रहता है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो निश्चित रूप से इसके आगे के फेसेस भी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं हुआ तो जैसी गाड़ी चल रही वैसी चलेगी चलेगी। फिर अगला है, भारत के किस राज्य के द्वारा 7 अगस्त को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने का निर्णय लिया है? आंसर है महाराष्ट्र। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, है ना, क्योंकि देखो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये सबको मालूम है। उनके प्रयासों से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को खड़ा किया। बट चूंकि अभी जो अगर कहा जाए कि उनके जन्म को 100 साल हो गए, ये आप याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन के जो जन्म है उसको 100 साल हो गए, 7 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ। इस हिसाब से अगर हम किसी व्यक्ति के 100 ईयर को सेलिब्रेट करते हैं या उसकी उपलब्धियों को 100 साल के बाद हम जो है वो पहचान दिलाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके प्रश्न पूछ सकता है कोई। वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि उनको वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला, वो पूछ सकता है कि उनको जो अगर कहा जाए कि किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो ये पूछ सकता है कि वो किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप में से शायद कई लोगों को ये भी ना मालूम या मालूम हो कि वो राज्यसभा के अंदर भी एज ए मेंबर रहे, यहाँ पर सरकार की ओर से। वो भी आ सकता है। भारत रत्न अभी आपको ऑलमोस्ट मालूम है कि अभी दिया है, 2024 में इनको भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज, जब जो अगर कहा जाए कि ये नॉर्मन बोरलॉग के जो अगर कहा जाए सम्मान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया को जो आधुनिक जो जैसे कहते हैं ना सीड्स हैं, जिनको HYV सीड के नाम से आप ज्यादा जानते हो, वो यहीं से खड़े हुए। तो नॉर्मन बोरलॉग के बाद अगर किसी ने इनको पहचान दिलाई तो उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। इसीलिए जब वर्ल्ड फूड प्राइज शुरू किया गया तो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज नॉर्म सॉरी एम एस स्वामीनाथन को ही मिला। ये आप याद रखिएगा ना। उसके बाद हमारे यहाँ से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति के लिए जो है वर्ल्ड फूड प्राइज से जो अगर कहा जाए सम्मानित किया गया। बाद में भी बहुत सारे लोगों को मिला, उनके नाम मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में अभी न्यूज में नहीं है, तो हमको पढ़ना चाहिए। दो लोग जो है वो अगर कहा जाए हमारे लिए चर्चा में है, तो वो हम पढ़े, है ना, मतलब जो हमेशा रहते हैं, एक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन और एम एस स्वामी। उस पे ही कोई क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए बन सकता है, वो देखने वाली बात है कि क्या क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपका। अगले के ऊपर आ जाते हैं, तो ये तो महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। और ऐसे भी 7 अगस्त तो खादी के लिए फेमस ही है, तो आपको हो सकता है कि खादी ना यही आ जाए तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। अब ये तो बहुत बेसिक्स हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने कितने पदक, दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। पहला कि भारत ने कितने मेडल जीते, नंबर 1। और दूसरा कि भारत की पोजीशन क्या थी, तो नंबर 20 दिख रहा है कि भारत 2025 FISU वर्ल्ड, ये जर्मनी में आयोजित हुए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। और इसमें भारत ने 12 मेडल लेकर मेडल टेली में 20वें नंबर पर अपनी पहचान जो है वो बनाई। तो जर्मनी, ठीक है, गेम्स इन जर्मनी, ठीक है, राइन रूर रीजन राइन रूर रीजन, अभी याद करो कितने लोगों को मालूम है कि राइन रूर नाम का क्षेत्र भारत में कहाँ है? ठीक है, रायन रूर नाम का क्षेत्र भारत में है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में ही हमको पहली बार कोयला मिला। और यूरोप में जो रूर रीजन है वो कोयले के लिए पहचाना है। छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी के पास रानीगंज में भारत में 1774 आई थिंक, वो देख लेना कहीं एक जगह, शायद 1774 में पहली कोयले की खदान हमको मिली। वहां जगह कहा जाए राइन नदी के किनारे भी हुआ। तो ये एक मतलब इसका उससे कोई रिलेशन नहीं। पर मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि किसी चीज को पढ़ते समय तुमको उस विषय से जुड़ी कोई चीज याद आती है क्या? अगर याद आती है तो तुम्हारा रिवीजन हो गया, अगर याद नहीं आती है तो रिवीजन नहीं हुई। ये ध्यान रखिएगा, उसका रिवीजन करने का तरीका ही होता है, हम हजारों चीजें याद नहीं कर सकते। ठीक है, CRIB नामक ब्लड ग्रुप वाला पहला व्यक्ति
यहाँ पर तो बेंगलुरु की महिला में मिला पहला, कर्नाटक में ये केस है। अब इसको समझिए, देखिए हम बहुत अच्छे जानते हैं कि कार्ल लैंड स्टीनर के कारण ही हम ब्लड के आरएच फैक्टर को समझ पाए। जिन लोगों के अंदर ये फैक्टर है, रिचस मंकी, आपने वो बंदर देखे होंगे हमारे सतपुड़ा में तो बहुत हैं, उस रिचस मंकी के कारण वो आरएच फैक्टर आया। जिनमें है वो पॉजिटिव है, यानी अगर मैं वो पॉजिटिव ब्लड वाला हूं तो मेरे अंदर वो फैक्टर है, जिनमें नहीं है वो नेगेटिव। इनके आधार पर हमने ब्लड ग्रुप्स को भी क्लासिफाई किया, ए, ओ, ए, बी। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए बी, ऐसे 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। सामान्यतः हम इन्हीं ब्लड ग्रुप्स की बात जो है ज्यादा करते हैं। समय समय पर कुछ दुर्लभ ब्लड ग्रुप्स भी मिलते रहे इंसान को, जैसे एक ब्लड ग्रुप 1952 में मिला था जिसका नाम था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उस पे क्वेश्चन 2020, 22, 24, 25 तक आते रहते हैं। मतलब आज भी अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्वेश्चन आंसर खुद टाइप कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आज भी 75 साल के बाद भी उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो CRIB के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये किसी दूसरे शख्स के पास ये नहीं है। और ये अपने आप में यहाँ पर दुनिया में RH जो है वो नील जो है वो ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड माना जाता है, क्योंकि दुनिया के गिने चुने करीब 50 लोगों के पास ही इस ब्लड ग्रुप का खून है। कर्नाटक के 38 वर्षीय महिला को एक ऐसा ब्लड ग्रुप मिला है जो किसी दूसरे शख्स के पास नहीं है। इसका नाम रखा गया है CRIB, एक नए एंटीजन CRIB से इसको ये नाम मिला है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन इसमें जो है वो बनेगा। ये वन लाइन का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पर। अभी एक प्रेस रिलीज जारी किया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हमने 29 जुलाई को, उसमें बताया कि हम सबसे बेहतर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास हैं, लेकिन हम बेहतर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, देखिए बाघ के अस्तित्व के ऊपर। अब इसमें क्या चीजें हमारे काम की। आप अगर नीचे देखो, आपको मालूम है कि अभी हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व ये जो दिख रहे हैं, लेकिन इन 9 टाइगर रिजर्व में देखो तो इस टाइगर रिजर्व के साथ अब विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व नाम आना शुरू हो गया। पहले तो हम इसको रातापानी अभयारण्य ही बोलते थे, सेंचुरी। लेकिन अब जब उसका नाम बदला तो अब सरकार भी अपने प्रेस रिलीज में विष्णु वाकड़कर, वैसे उनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर है, VS वाकड़कर। और इसी रातापानी में भीमबेटका रॉक शेल्टर पेंटिंग्स की खोज उन्होंने की और उससे उनको प्रसिद्धि मिली। डॉक्टर वाकड़कर को भीमबेटका विश्व धरोहर में गई तो उनको और प्रसिद्धि मिली। तो उनके सम्मान में रातापानी टाइगर रिजर्व, पहले रातापानी सेंचुरी हुआ करती थी, उसको हमने विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व से जोड़ा। तो कान्हा किसली बादाव, ये रिवीजन हो गया कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 9। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व नहीं है ऐसा आ जाए तो इनकी जगह कुछ और भी जो है वो दे सकता है यहाँ पर। जैसे नोरा देही, अभी रानी दुर्गावती दे सकता है, रानी दुर्गावती इसका पार्ट है, पर टाइगर रिजर्व में नोरा देही नाम से है ना, तो उसको अपने को लिंक करके याद रखना। जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई? आने वाले समय में स्टैटिक क्वेश्चन है, 2028, है ना, ज्यादा अंतर नहीं आना। तो लिखा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च जल जीवन मिशन। यहाँ पर एक सेंट्रली यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम है, अगस्त 2019। ठीक है, यहाँ पर इसका उद्देश्य था फंक्शनल हाउस होल्ड टेप टेप कनेक्शन। अब ये भी याद रखिएगा, FHTC भी लोगों को पता हो तो वेल गुड। हम क्या सोचते हैं कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य था हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाना, नहीं, उसका उद्देश्य था कि जो नल आपके घर लगे उसमें पानी आए। इसीलिए हाउस होल्ड टैप कनेक्शन नहीं लिखा, घर में नल का कनेक्शन नहीं लिखा, एक वर्ड यूज किया गया फंक्शनल। पता चले आपके घर नल तो लगा के चले गए, पानी जी नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि फिटिंग कर गए, अभी चालू जी नहीं है, फिटिंग इंतजार कर रहे हैं कि इसमें कब आएगी। गांव में लाइन डल गई बिजली की और बिजली जी नहीं आई। तो उन्होंने ये लिखा है इसमें कि इसका उद्देश्य जो है वो, इसमें हमारे बुरहानपुर जैसे जिले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन किताबों पे कागजों पे, व्यवहारिक पक्ष में तो वहां जाके ही पता चलती है असलियत क्या है। तो दिखा है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कार्यात्मक जो अगर कहा जाए कि घरेलू नल के कनेक्शन के लिए ये यूज शुरू किया गया था, 5 वर्ष का ये मिशन था। और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया 2028 तक। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ। ठीक है, जल जीवन मिशन किस मिनिस्ट्री में आता है, या और भी कोई क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से लिंक करके पूछ सकता है, वो उसके ऊपर है कि क्या पूछे। फिर अगला है, गूगल द्वारा भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित किया किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये वन लाइन का, इसको समझने की जरूरत नहीं। वन लाइन का है, लिखा है विशाखापट्टनम, गूगल आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगी।
ये सेंटर 1 गीगावाट क्षमता का होगा। राइटर्स के मुताबिक गूगल इसमें 50,000 करोड़ का निवेश करेगी और 16,000 करोड़ रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो है फैसिलिटी बनाएगी होगा। अब संभावना है तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो आने वाले समय में आपको हो सकता है। हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलो, देखो कुछ चीजें ऐसी मैंने हमेशा कहा कि जिनके ऊपर आप व्याख्या में अंदर जाओगे कोई मतलब नहीं, उसको हमको केवल एक वन लाइन के लिए समझना है कि एग्जाम के लिए, और वो बहुत लंबे समय तक भी एग्जाम में रोल नहीं प्ले करेगा। तो जैसे लिखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज खेलों पे से प्रतिबंध हटा दिया गया। हेरिटेज खेल क्या होते हैं, जैसे अभी आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो याद करो कि पहले ये जो बारिश का मौसम होता था, इस मौसम में भी जो है वो बैलगाड़ियों की दौड़ होती थी, अन्य मौसम में भी बैलगाड़ियों की दौड़ होती थी, है ना। तो हम लोग जो अगर कहा जाए कि पहले जो खेल खेलते थे, परंपरागत जो हमारे खेल होते थे, उनमें कुछ जो अगर कहा जाए कि हमारे हेरिटेज खेल होते थे, उन हेरिटेज खेलों को धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया के कारण भी बंद कर दिया है। ठीक है, तो उसमें अभी आपको देखा है कि लुधियाना में एक समारोह को संबोधित करते हुए भगवत मान ने बच्चों की तरह पाले जाने वाले जानवरों के पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और उन्हें ये बताया कि बैलगाड़ी, कुत्ता, घोड़े, कबूतर दौड़ पर से जो अगर कहा जाए प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये सब आपको याद रखना है, ये हेरिटेज ये सब जगह होता है। जैसे आप पहले के समय में देखोगे, उत्तर प्रदेश के शहरों के अंदर कबूतरबाजी होती थी, लोग कबूतर पालते थे, उनको आकाश में उड़ा देते थे। और वो कबूतर एक दूसरे के साथ जो अगर कहा जाए कि मतलब फाइट भी करते थे, उसमें कोई कबूतर मारा भी जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे संगठन जैसे पेटा है, इस तरह के संगठनों के कारण कई जगह कहा जाए कि ये जो इवेंट्स थे इन पे प्रतिबंध लगता चला गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो अगर कहा जाए बात है। तो इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है, यही इस वीक के करंट अफेयर्स में है। तो अगर आप एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा कोर्स आपके पास नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आपको व्यवहारिक पक्ष में अगर पढ़ना है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर में रखी हुई चीजों से 20 से 40% तक क्वेश्चन फंसाना है, तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसमें बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ रोजमर्रा की जिंदगी से। जो मेरा बच्चों का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर भी वो जो डिस्कशन करते हैं, वो रोजमर्रा कभी दूध का पैकेट के ऊपर बताएंगे कि देखिए इसमें इतना फैट है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कल जो अगर कहा जाए रोज यही चीजें होती हैं। तो ऐसे अगर आप अच्छा एक हेल्दी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल ना के बराबर ही फीस है, कोई ऐसी फीस भी नहीं है उसकी। और भी अगर कहा जाए, प्रिंसिपल क्लास 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पीएससी के मेंस का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप बीआर एकेडमी की ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप के ऊपर नीचे आपको एक स्टोर करके फीचर लिखा दिखेगा, उस स्टोर फीचर को क्लिक कीजिए, उसके ऊपर कोर्स की लिस्ट आएगी। उन कोर्स के अंदर फ्री कंटेंट भी है, उस फ्री कंटेंट को देखकर आप अपनी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद चाहें तो वो कोर्स वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर 2026 की पीएससी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पीएससी का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हेल्दी कोर्स मिलेगा। टेस्ट सीरीज साथ में इंक्लूड रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद आप सबको, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, सफलता के लिए जो है वो अगर कहा जाए प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अगले जो है वो, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय परिस्थितियां नहीं मिल पा रही उस तरह की, कि आपको करंट अफेयर्स के अलावा भी स्टैटिक चीजें भी पढ़ाने की आदत डालूं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। एक्चुअल क्या, बच्चे वीडियो देखते ही नहीं ना, टू वे कम्युनिकेशन होता नहीं, समझ ही नहीं आता है कि मैं आप तक कितना पहुंच पा रहा हूँ। जैसे यही वीडियो है, अब 200-300 लोग देखते हैं, वो डेडिकेट है, वो देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू हैं जो पीएससी क्वालिफाइड है, वो भी देख रहे हैं। तो अब समझ नहीं आता टू वे में कि हम जा कहाँ तक रहे हैं, मतलब हमारा मैसेज कहाँ तक जा रहा है। जैसे आज अगर मेरा मन करे कि यार चलो मैं एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा लूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब हिस्ट्री आप मुझसे पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है, बड़ा लिंक करके अपन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो वो मतलब कैसे किया जाए, वो देखना बहुत जरूरी है। पर उसके लिए टू वे, मतलब गिव एंड टेक वाली कहानी, कि हम तय कैसे करेंगे टू वे कम्युनिकेशन का, वो नहीं हो पा रहा। वो कैसे ना कैसे करके शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे एक चीज तो लग रही है कि शायद छोटे वीडियो देखने की आदत आजकल बच्चों को हो गई, पर उसमें क्या है कि वो अप्रोच नहीं बन पाती जिससे हम अप्रोच से पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इतने जब 30 क्वेश्चंस को कराने में मुझे 15 मिनट लगता है अगर एमसीक्यू के फॉर्म में कराता, पर डिस्क्रिप्टिव कराने में ही चीज़ों की सोच तक हम पहुंच पाते हैं। ठीक है, बाकी मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आप क्या आप चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें सुधार भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे यहाँ पर। धन्यवाद आप सबको।